जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो पीछे की क्लास में हमने बात किया था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बातें की थी और कुछ बातें जो है बची हुई थी, तो आज हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में बातें किए थे कि हड़प्पा सभ्यता की जो है, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा और इसकी जो है स्थापना कैसे हुई थी, यानी ये जो स्टार्टिंग कैसे हुआ था, और इसमें जो क्या क्या कौन से वस्तुएं कौन से स्थान से मिले थे और इसकी जो खोज खोज कौन किए थे उसका हम ट्रिक भी देखे थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले यूट्यूब पे जो है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज के अपेक्स इंग्लिश क्लासेज पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको प्ले प्ले यानी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पहले वाली वीडियो नहीं देखिएगा और यहाँ से देखिएगा तो कुछ आपको क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए जब भी स्टार्ट किया जाता है तो शुरू से स्टार्ट किया जाता है ताकि हमें सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, ये तो यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किए थे और उनका जो ट्रिक है क्या क्या है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल, रंगपुर, चिन्होदरो, धौलावीरा, ये जो है इसके खोजकर्ता कौन है और कहाँ इनकी खोज हुई थी, ये सब ट्रिक के अनुसार देखे हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपको एक देखिए, पाकिस्तान में कितने हैं, तो पाकिस्तान में आपको चार है, यहाँ पे आपको तीन है। देखिए क्या है, मांटगोमरी, लड़काना, और एक क्या है सिंध में, एक क्या है मांटगोमरी में चिन्होदरो। ठीक है, तो ये जो है पाकिस्तान में है, और एक पाकिस्तान में एक और है जिसका नाम क्या है, कोट दीजी। ये इसमें नहीं है, इसका आप क्या है, ये पाकिस्तान में भी कहाँ है, पाकिस्तान में कोट दीजी। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता है फजल अहमद। कौन है, तो फजल अहमद। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसको भी कैसे याद रखना है, तो इसको याद रखना है, देखिए कोट क्या है, कपड़ा है। ठीक है, तो कपड़ा जब खरीदने जाते हैं तो क्या, जब हम उसको दुकानदार को एक कपड़े दिखाने के लिए बोलते हैं तो बथेरे दिखा देता है, यानी बहुत टाल लगा देता है कि कहता है ये देखिए बहुत लगा देता है। ठीक है, तो उसको हम क्या उलझ जाते हैं उसको खोजने में कि हमें पसंद कौन पड़ेगा। ठीक है, उब जाते हैं कि इसमें हम पसंद करें तो करे कौन, बहुत हो जाता है। ठीक है, तो उस समय क्या कहते हैं, फजल हो गया। ठीक है, यानी बहुत ही कतार लगा दिया कपड़ों का, तो क्या हो गया, फजल हो गया। तो उस अनुसार याद कर सकते हैं, कोट खरीदने गए तो क्या कर दिया, तो फजल हो गया, यानी बहुत ही कपड़ों का कतार लगा दिया और बोला इसमें से पसंद कर लीजिए। ठीक है, तो इस अनुसार हम सभी ट्रिक देखे हुए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल हम एंड किए थे। ठीक है, देखिए, तो हम देख चुके हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है वो भी देख लिए, लोथल से भी क्या मिला है वो भी देख लिए, और अभी बचा हुआ है क्या, तो कालीबंगा से। तो कालीबंगा से क्या मिला है, तो कालीबंगा से जो है अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड क्या, धार्मिक कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसमें क्या, तो अग्निकुंड में क्या किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, उसमें क्या घी डालकर और हवन किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या, तो इसी प्रकार से अग्निकुंड रहता है कैसा, तो यहाँ पे है देखिए, तो अग्निकुंड मिला है कहाँ से, तो अग्निकुंड कालीबंगा से मिला है। और तांबे का बैल, बैल कैसा, तो तांबे की बैल की मूर्ति मिला है। बैल की मूर्ति तांबे का है जो कि यहाँ आपको दिख रहा है, देखिए यही जो है क्या, तांबे की बैल की मूर्ति है। तो कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, और बेलनाकार मोहरे, मोहरे मोहरे यानी साक्ष्य मोहर, जिसे हम क्या बताए हुए थे, इसका यूज किस लिए करते हैं, तो यानी कोई भी वस्तु को ज्यादा दूरी तक ले जाना है, उसे व्यापार करने के लिए या फिर किसी को देने के लिए ज्यादा दूरी तक ले जाना है, तो उसमें हम मोहर का यूज करते हैं। उसको पहले क्या थैले में रख दिया जाता है, उसके बाद ऊपर क्या उसे बांध दिया जाता है, और उसके जो ऊपर क्या मिट्टी रख दिया जाता है और उस पे मोहर का छाप लगा दिया जाता है, ताकि रास्ते में से कोई खोले तो पता चल जाए कि इसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। ठीक है, तो ये जो है मोहर का यूज किया जाता था।
ठीक है, तो ये बेलनाकार मोहर इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी जो है लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, इसकी लंबाई जो ज़्यादा है इसलिए इसे बेलनाकार मोहर कहा गया। तो ये कहाँ मिला है? तो ये कालीबंगा में। हल के जुते हुए खेत, हल क्या, तो यहाँ पे तो होगा हल से जुते हुए खेत। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत। खेत जो है हल से जुता हुआ, यानी इससे पता चलता है कि उस समय लोग क्या करते थे, खेती भी करते थे, और खेती करके यानी कृषि करके कृषि काम से अपना जीवन यापन करते थे, और उससे जो है वहाँ की जो आय क्या था, तो आय कृषि के आधार पर निर्भर करता था। ठीक है, कृषि, क्योंकि कृषि मुख्य व्यापार उस समय का जो है आय का स्रोत, मुख्य स्रोत क्या था, कृषि था। इससे ये भी पता चलता है कि वो लोग कृषि करते थे तो उसके अनुसार ये वो पशुपालन भी करते होंगे, क्योंकि कृषि करते हैं तो उससे पता चलता है कि पशुपालन भी करते हुए बकरी भी रखते होंगे कुछ, तो उसका भी आगे साक्ष्य मिलेगा। देखिए, भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण, भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। ठीक है, वनावली, देखिए ये वनावली है, ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में। स्थान भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो वनावली से जो है अंगूठिया मिला है। क्या अंगूठिया मिला है? हाथ में जो पहना जाता है अंगूठिया, तो अंगूठिया मिला है। इस प्रकार से अंगूठी होती है, तो अंगूठी जो है कहाँ से मिला है? तो बनावली से मिला है। बनावली से अंगूठी मिला है। नाक व कान की बालियां, नाक व कान की बालियां मिला है। यहाँ देखिए क्या मिला है, तो अंगूठिया मिला है और नाक व कान की बालियां मिली है। तो देखिए क्या है, ये रहा, और ये रहा क्या, तो ये रहा अंगूठी, ये होगी बालियां। ठीक है, इस प्रकार से जो श्रृंगार करने की जो वस्तु थी वो भी मिला है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है श्रृंगार करने की वस्तुएं भी मिली है, जिससे जैसे कि हम लोग पीछे देखे थे कि चुनहोदरों में जो है कहाँ पे क्या मिला था, तो लिपस्टिक मिला था, कंघी भी मिली थी, तो और तांबे की जो है दर्पण मिला था। दर्पण कैसा? तो तांबे का। इस प्रकार से ऐसा हुआ करता था। ठीक है, तांबे का दर्पण। बर्तन में जो है किसी भी स्टील का बर्तन हो या फिर तांबे का बर्तन, उसमें जो है हमारी चेहरा जो है दिखने लगता है, तो इसलिए तांबे का उपयोग किया जाता था, दर्पण के रूप में भी किया जाता था, और उसका बर्तन भी बनाया जाता था, और उसमें जो है उसका जो मिश्र धातु बनाकर कांसे का उपयोग करके और भी वस्तुएं बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये जो है बनावली से अंगूठिया मिली है, ये भी देख लिए, और नाक और कान की बालियां मिली है। और मछली पकड़ने की, जो मछली पकड़ने वाली जो बंसी होती है, जिसका हम बचपन में हम लोग यूज करते थे, नदी किनारे जाकर क्या करते थे, तो मछली पकड़ने की कोशिश करते थे, तो किसका, तो इसका यूज करते थे। तो ये जो है कहाँ मिला है? तो बनावली में मिली है। ठीक है, और मिट्टी के खिलौने, बचपन में जब हम लोग खेलते थे तो कुछ मिट्टी के बनाते थे खेलने के लिए, तो उसी प्रकार से वो लोग भी खेलने के लिए कुछ बनाते थे, तो उसमें क्या है, तो मिट्टी के खिलौने, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या, तो यहाँ पे सिलवट मिला है, तो भी क्या, तो मिट्टी का, और मिट्टी का क्या, यहाँ पे चूल्हा भी है, सब कुछ क्या, तो मिट्टी का, यानी खिलौने भी मिली है मिट्टी के। ठीक है, देखिए आगे है 1937 ईस्वी में अर्स्टेन मैके, क्या एक व्यक्ति है अर्स्टेन मैके, उन्होंने अपनी जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में रिपोर्ट सभी को, जब 1861 में जब क्या हुआ, तो पुरातत्व विभाग की जब स्थापना हुई, तो उसमें पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, पहले डायरेक्टर कौन बने थे, तो कनिंघम बने थे। तो इसी प्रकार उस समय से जब भारत में खोज स्टार्ट हुआ, तो सब अपने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, यानी अपना अपना रिपोर्ट दिया कि हमें, हमारे, यानी कि उनका कहना था कि हमें ये साक्ष्य मिला हड़प्पा सभ्यता से, हमारे अनुसार ये साक्ष्य मिले हैं, तो सब अपना अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया।
तो उसी रिपोर्ट एक मैके व्यक्ति थे जिसका रिपोर्ट क्या था, तो फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो, यानी मोहनजोदड़ो के संबंध में उसका एक क्या था, तो रिपोर्ट था उनका। तो उस रिपोर्ट का क्या नाम था, तो फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो। ठीक है। और इन्होंने जो है अर्शन मैके, इन्होंने जो है क्या, तो अवतल चक्की, क्या अवतल चक्की यूँ कहिए, जो अब हम अभी हम लोग जो घर पे आप लोग देखिए होइएगा, अभी तो नहीं मिलता है क्योंकि अभी जो है इसका जगह क्या लिया है, तो इलेक्ट्रिक मशीन जो है मिक्सचर वो इसका स्थान ले लिया है। तो अभी हम लोग क्या देखते हुए, कभी देखे होइएगा आप लोग सिलवट, कैसा रहता है। देखिए क्या है, अवतल चक्की। अवतल चक्की ये किस किस लिए कहा गया है, क्योंकि ये देखिए यहाँ जो है अंदर की ओर है और यहाँ क्या है, तो नीचे से ऊपर की ओर है, नीचे से उभरा हुआ और अंदर से क्या है, ऊपर से क्या है, तो ऊपर से फंसा हुआ है, तो इसलिए इसे अवतल चक्की कहा गया है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता था, तो मसाले पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता था, तो मसाले पीसने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो अवतल चक्की का किसको मिला, तो अर्नेस्ट जो है मैके, उनको अवतल चक्की मिला था। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो 1937 में। ठीक है, 1937 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। मोहनजोदड़ो में जो एक स्नानागार मिला है, क्या मिला है, तो स्नानागार मिला है जिसकी जो लंबाई कितना है, तो 39 फीट लंबाई है और 25 फीट चौड़ा और 8 फीट क्या है, तो गहरा है। देखिए ये रहा, इसको जूम करना पड़ेगा। देखिए ये रहा क्या है, तो ये ऐसे करके, ये रहा क्या, तो ये स्नानागार मिला है, स्नानागार मिला है। और इसमें जो है दोनों तरफ से दाएं और बाएं से क्या था, तो सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, क्या सीढ़ियाँ, ताकि इसके अंदर जाकर क्या स्नान किया जा सके। एक इधर है और एक आप देख सकते हैं इधर से है, यहाँ पे एक सीढ़ियाँ है। ठीक है, तो सीढ़ियाँ बनाई गई थी ताकि उसमें लोग जाकर क्या स्नान कर सके। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है, तो लंबाई कितनी है, तो लंबाई जो है कितनी, तो 39 फीट। ठीक है, और इसकी जो लंबाई इतनी है और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई इसकी 25 या फिर 23 कह सकते हैं, 25 और 23 के बीच में। ठीक है, और इसकी जो गहराई, यानी इसकी जो इधर गहराई है, गहराई कितनी है, तो गहराई इसकी 8 फीट है। ठीक है, और इसके जो स्नानागार की विशेषता यह है कि इसके चारों तरफ क्या था, तो ये स्नानागार है और इसके बगल में कुआं होता था, और उस कुआं में क्या होता था, तो साफ पानी होता था कुआं के बगल में। इस स्नानागार के बगल में एक कुआं होता था और उस कुआं में क्या था, तो साफ पानी होता था। और अगर इसमें जब स्नान कर लिया जाता था, तो पानी जब गंदा हो जाता था, तो उसे क्या किया जाता था, तो एक नाले के रास्ते से क्या किया जाता था, तो नहर में बहा दिया जाता था, नाले के रास्ता से। और इस साफ कुएं के पानी को, उसके साफ कुएं के पानी को इसमें लाया जाता था। ठीक है, तो इसमें जो है पानी को, गंदे पानी को नहर में ले जाया जाता था और कुआं से साफ पानी को इसमें डालकर दोबारा इसका यूज किया जाता था। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या था, तो कक्ष बना हुआ था, यानी यूँ कहिए कमरा बना हुआ था, जिसका उपयोग लोग कपड़े चेंज करने के लिए करते थे। ठीक है, और इसका ज्यादातर उपयोग धार्मिक काम के लिए, यानी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ के समय में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, कब किया जाता था इसका उपयोग, तो पूजा पाठ के समय में। पूजा पाठ के समय में इसका उपयोग किया जाता था। देखिए अब जो है यहाँ पे देख लेते हैं, तो वहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता में, जब हम लोग अभी देख रहे हैं कि यहाँ क्या,
तो नगरीकरण की व्यवस्था अभी हम लोगों के यहाँ है, जैसे कि सिटी बना हुआ है, जैसे कि हमारे यहाँ अच्छी सड़क है और अच्छी जो है व्यवस्था एक तरह से व्यवस्थित किया गया है सड़कों को, नालों को और घरों को। ठीक है, तो उसी प्रकार से पहले भी किया जाता था। ठीक है, तो वहाँ की जो सड़क व्यवस्था थी कैसे थी उसको देखेंगे। वहाँ की जो नाले कैसे होते थे, जल को यानी गंदे पानी को कैसे घर से बाहर निकाला जाता था और उसको कैसे समुद्र में ले जाया जाता था वो देखेंगे। और स्नानागार यानी लोग स्नान करते थे किस जगह पे, और वो जो जगह है उसकी विशेषता क्या थी और उस जगह कैसा था। ठीक है, तो जैसे कि पीछे देखे थे स्नानागार। ठीक है, तो स्नानागार में कैसे किया जाता था, तो दोनों तरफ से स्नानागार है, यहाँ पे एक सीढ़ियाँ है और एक सीढ़ी जो है यहाँ से है। ठीक है, तो दो सीढ़ियाँ होती थी, उसमें जो है सीढ़ी से उतरकर अंदर जाया जाता था और इसके बगल में एक कुआं होता था। क्या यहाँ पे एक कुआं है, इसके बगल में एक कुआं होता था, उससे साफ पानी को इसमें डाला जाता था। और उसके बाद जो है ये पानी जब गंदा हो जाता था तो इसको यहाँ से निकाल कर नाले में ले जाया जाता था। ठीक है, तो क्या नाले में, और नाले से नहर में, और नहर से क्या, तो नहर से नदी में और नदी से समुद्र में। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था। और इसके चारों तरफ क्या था, तो देखिए इसके चारों तरफ कक्ष था यानी कमरे थे जिसमें स्नान स्नान करने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए उपयोग किया जाता था, जिसका उपयोग। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो अन्नागार। अन्नागार जब वहां पे जब साक्ष्य मिला है कि हल भी था, क्या हल भी था, और जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिला है। हल भी था और खेत भी था, तो इससे जब अनाज उपजाया जाता था तो अनाज को लंबे समय तक रखने के लिए क्या कोई जगह होनी चाहिए ताकि अनाज जो है खराब ना हो। ठीक है, तो उसके लिए अन्नागार बनाया गया था, एक कोठरी बनाई गई थी। क्या, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, एक कोठरी बनाई गई थी। एक कोठरी बनाई गई थी जिसमें क्या अनाज को रखा जाता था ताकि लंबे समय तक अनाज का उपयोग किया जा सके और अनाज की जो क्षति ना हो। ठीक है, और ईंटें। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर थी यानी वहाँ की जो घरे थे वो दो प्रकार के बने हुए थे। एक जो है इधर था पश्चिम साइड में, एक ईंटे की बनी हुई थी, पकी हुई ईंट की। अभी हम लोग जो पकी हुई ईंट का उपयोग करते हैं उसका जो है उपयोग उस समय भी हुआ जाता था। पश्चिम साइड में एक क्या था, तो इस समय यहाँ पे जो है पकी हुई ईंट का उपयोग किया जाता था और बड़े बड़े घर बने हुए थे। और इसके जो पूरब साइड में है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था और इसमें जो है फूस का घर यानी छोटे छोटे घर बने हुए थे। और ये जो है पश्चिम वाला एरिया ऊंचा पर था, क्या ऊंचाई पे था, और ये जो पूर्वी वाले एरिया जो है नीचे था। ठीक है, तो वहाँ की जो ईंटें है देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो है बना हुआ है, कोठरी बना हुआ है, तो इसमें क्या, तो ईंटे का उपयोग किया गया है, पकी हुई ईंट। इसका तो पकी हुई ईंट का उपयोग किया गया है। तो ईंटें कैसी थी, उसकी जो ईंटें बनी हुई थी कैसी, तो मिट्टी की, और इसका जो मिट्टी के बना हुआ था और इसका जो आकार था कैसा, तो चतुर्भुजाकार था यानी चार भुजाएं थी। जिस प्रकार से अभी है उसी प्रकार से वैसे उस समय भी ईंटे का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो पहले हम सड़क के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो सड़क वहाँ की जो है कैसी थी, तो सड़क जो पहले जो सड़क की व्यवस्था की जाती थी उसके बाद जो है घर बनाई जाती थी। अभी जो आप लोग देखिएगा तो पहले क्या घर बनाया जाता है और सड़क बाद में, बोलता है कि सड़क जो है बाद में जब होगा देखा जाएगा, जब क्या, तो बाद में अपन बन जाएगा। ठीक है, पहले क्या, तो पहले घर बन जाए उसके बाद सड़क बनता ही रहेगा। लेकिन उस समय जो क्या था, उस समय पहले सड़क बनाई जाती थी और उसके बाद जो है अच्छी तरह से व्यवस्थित करके घर बनाए जाते थे इसके चारों तरफ। ठीक है, इसके चारों तरफ घर बनाए जाते थे, ये रहा सड़क, और इसके चारों तरफ घर बनाए जाते थे और इसके जो सड़क है उसके दोनों तरफ क्या था, तो नाली हुई थी यानी नाले थे। नाले में क्या, तो घर से पानी निकाला जाता था, घर घर से जो पानी गंदगी थी, गंदे पानी, वो नाले में डाले जाते थे और ये जो नाला है वो आगे चलकर नहर में मिल जाते थे। ठीक है, तो पहले हम सड़क की बात कर रहे हैं, तो सड़क जो है क्या, तो सड़क दो प्रकार की वहां पे बना हुआ था। एक जो था बड़े बड़े व्यक्ति जो दुर्ग में अभी बताया आप लोगों को कि वहाँ के जो घर थे कैसे थे, दो प्रकार के बने हुए थे, एक ऊंचाई पे था और एक नीचे पे था। तो जो
ऊंचाई पे जो घर बना हुआ था, तो वो लोग जो जिस रास्ते से जाते थे वो रास्ता कैसा था, तो बहुत ही चौड़ा था। कितने, तो 9 मीटर चौड़ा था। 9 मीटर चौड़ा था उसकी, ठीक है। जो बड़े बड़े लोग जो पुरोहित लोग जाते थे उस समय, जैसे कि पीछे हम दाढ़ी वाले व्यक्ति के दिखाए हुए थे, वो क्या थे, तो उसे पुरोहित माना गया है। तो जो पुरोहित लोग होते थे, जो बड़े बड़े होते थे, वो किस रास्ते से जाते थे, तो एक अलग रास्ते से जाते थे। उस रास्ते की जो चौड़ाई है कितनी, तो उस रास्ते की चौड़ाई 9 मीटर थी। 9 मीटर चौड़ाई थी, जैसे कि इस प्रकार से 9 मीटर चौड़ाई थी। और उसके उसका उपयोग जो करते थे, तो उस रोड को क्या कहा गया, तो उस रोड को राजपथ कहा गया। यानी बड़े बड़े जो लोग हैं, उसे जिसे राजा माना जाता था, वो चलते थे, इसलिए उसे राजपथ कहा गया। क्या, तो राजपथ। ठीक है, तो एक हो गया। और दूसरा जो है, गली हुआ करता था, आम लोगों के लिए एक गली हुआ करता था, इस प्रकार से गली। और ये जो गली है, इस गली की जो चौड़ाई होती थी कितनी, तो 2.75 से लेकर 3.66, इतना जो हुआ करती थी, उसकी जो चौड़ाई हुआ करती थी। ठीक है, तो ये जो है आम लोगों के लिए यूज किया जाता था ये रास्ता, और बड़े बड़े लोगों के लिए यूज किया जाता था, कौन सी, तो राजपथ। नाम ही राजपथ है, यानी राजाओं के लिए जाने की जगह। ठीक है, तो दो प्रकार से हुआ करती थी। और यहाँ के जो रास्ते हैं, वो एक अलग ही सिस्टम से बना हुआ था। इसका जो सिस्टम ऐसा था कि जैसे कि यहाँ पे जा रहा है, और ये जो है क्या, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के कोण पे ये सीधे मुड़ जाता था, कर्व हो जाता था। कैसे, तो 90 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ऐसे मुड़ जाता था। ठीक है, तो इस पद्धति को क्या कहा गया, तो इस ये जो सिस्टम है इसे कहा गया ग्रिड पद्धति। क्या, तो ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति, तो ग्रिड पद्धति कहा गया। और ये जो है कितने, तो 90 डिग्री के कोण पे हमेशा मुड़ जाते थे। ठीक है, कितने डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे। ठीक है, और इसे जो है, इसे जो है ऑक्सफोर्ड सिस्टम भी कहा गया है। क्या कहा गया, तो ऑक्सफोर्ड सर्कस सिस्टम, या फिर सर्कस। ऑक्सफोर्ड क्या, तो सर्कस। ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया इसे। और इसकी जो मुड़ता कैसा था, तो ऐसे जाता था और ऐसे मुड़ जाता था, फिर आगे, यानी जब भी मुड़ता था तो 90 डिग्री, जैसे कि आप इसको गुलाई पे नहीं मोड़ सकते, पूरा कर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस प्रकार से व्यवस्थित था। और इसके जो सड़क हुआ हुआ करते थे, तो सड़क के, जैसे कि ये सड़क है, और इसके जो आगे जाकर कुछ समय अंतराल पे, यानी कुछ ही दूरी पे, क्या, तो दोनों तरफ कुछ गड्ढे हुआ करते थे। क्या, गड्ढे, ताकि वहाँ के जो है सड़क को साफ करके उस गड्ढे में कचरे को डाल दिया जा सके। क्या, तो कचरे या फिर डस्टबिन हुआ करते थे, कुछ कचरे रखने के लिए गड्ढे या फिर डस्टबिन हुआ करते थे। और उसी डस्टबिन में क्या किया जाता था, तो सड़क को साफ करके उसमें कचरा डाल दिया जाता था। ठीक है, और इसकी जो दोनों तरफ आगे जाकर क्या हुआ करता था, तो चबूतरा, यानी बैठने की व्यवस्था हुआ था, जिसपे क्या, तो लोग बैठकर विश्राम करते थे, या फिर दुकानदार उस पे क्या, अपनी सामानों को रखकर उस पे बेचते थे। ठीक है, तो चबूतरा हुआ करता था। जैसे कि ये चबूतरा हुआ, और यहाँ से एक रास्ता इधर निकल गया, एक रास्ता इधर निकल गया, और एक रास्ता इधर निकल गया। ठीक है, और ये जो बीच वाला एरिया हो गया, ये चबूतरा हो गया। और इसी का उपयोग किस लिए किया जाता था, तो दुकानदार जो है यहाँ पे अपने सामानों को बेचते थे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और इसे चबूतरा बोला जाता था, और इसका उपयोग दुकानदार करते थे कभी कभी, और इसका उपयोग जो है यात्री भी बैठने के लिए, विश्राम करने के लिए इसका उपयोग करते थे। ठीक है, तो सड़क के बारे में जान गए। सड़क की जो सिस्टम है कैसी थी, तो ग्रिड पद्धति, या फिर जालिका विन्यास भी कर सकते हैं।
जालिका पद्धति। क्या तो जालिका पद्धति, ग्रिड पद्धति, दोनों इसी का नाम है। और इसका जो एक इंग्लिश नाम क्या है, तो ऑक्सफोर्ड सर्कस। क्या तो ऑक्सफोर्ड सर्कस इसका नाम है, ठीक है। और इसकी जो विशेषता क्या है, तो इसकी जो है ये मुड़ता कितने, तो 90 डिग्री के कोण पे मुड़ता था, कितने, तो 90 डिग्री के कोण पे ये मुड़ता था, ठीक है। देखिए, अब आगे जो है जल निकास प्रणाली, नाले की व्यवस्था कैसी थी, तो जैसे कि अभी आपको हम बताए क्या, तो ये सड़क हुआ करती थी और इसके जो दोनों तरफ क्या घर हुआ करते थे, घर। ये घर हो गया। और इस घर से जो है एक रास्ते द्वारा पानी क्या किया जाता था, तो इस सड़क के किनारे नाली में डाल दिया जाता था, और इस नाले में डाल दिया जाता था। और इस नाले से पानी कहाँ, तो नहर में जाते थे। पहले घर से गली में, और गली से नाले में, और नाले से कहाँ, तो नाले से नहर में, और नहर से सीधा समुद्र में चले जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता था। और ये जो नाला है, जैसे ये रोड है और इसके चारों तरफ जो नाला है, उसको चौड़ी बनाई जाती थी, और उसको किया जाता था, तो जगह जगह पे उसको खाली छोड़ा जाता था, सिलाब से ढक दिया जाता था। कैसे, तो सिलाब से ढक दिया जाता था ताकि उसमें जब कचरा भर जाए और पूरा फुल हो जाए, तो उससे सिलाब को हटाकर उसे साफ किया जा सके, ठीक है। और उसमें जो पानी को, ताकि बहाव उसमें पानी का अच्छे से हो पाए, और कचरा जम जाता था तो कचरे को हटा दिया जाता था, ठीक है। तो जल निकास प्रणाली भी जान जान गए। अब बात आती है स्नानागार। तो स्नानागार देख चुके हैं, स्नानागार कैसी हुआ करती थी, तो स्नानागार एक कुएं की टाइप की एक ऐसी हुआ करती थी, उसमें जो है दो सीढ़ियाँ हुआ करते थे, और उसमें लोग जाते थे और गंदे पानी को नाले के रास्ते से निकाल दिया करते थे। और बगल में एक कुआं होता था, और उस कुआं का जो स्वच्छ पानी होता था, साफ पानी, उस पानी को इस स्नानागार में डालकर उसका यूज करते थे। और इसके चारों तरफ कमरे हुआ करते थे, जिस कमरा का यूज इसलिए करते थे, तो कपड़े चेंज करने के लिए करते थे। और ये जो है स्नानागार, इसका उपयोग ज्यादातर धार्मिक कामों के लिए, जैसे कि पूजा पाठ के लिए किया जाता था, ठीक है। और इसकी जो लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसकी 39 फीट, और चौड़ाई कितनी, तो चौड़ाई इसकी 25 या फिर 23 कहिए। और इसकी जो गहराई है, गहरा कितना था, तो 8 फीट था, ठीक। और अन्नागार, क्या है, तो अन्नागार, तो अन्नागार के बारे में देख लेते, तो अन्नागार जो है ये रहा। तो उस समय जो है क्या था, तो लोग जब खेती करते थे, तो जब अन्न हुआ, तो अन्न को बचाने के लिए, यानी उसे सुरक्षित रखने के लिए, जैसे कभी बाढ़ हो जाए, कभी कोई भी घटना हो जाए, तो उस समय जो है अन्न को बचाने के लिए एक जगह बनाया गया था, एक कोठरी बनाई गई थी। क्या, तो एक कोठरी बनाई गई थी जिसमें अनाज को रखा जाता था, रहने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें रखा जाता था, ठीक है। और इसकी विशेषता ये थी कि इसमें जब उस समय ऐसे, यानी टेक्निक का यूज किया गया कि इसमें जब अनाज को रखा जाता था तो सड़ता नहीं था, क्यों, क्योंकि उसमें हवा जाने के लिए क्या किया जाता था, तो इसमें हवा जाने के लिए रास्ता छोड़ा जाता था, ताकि उसमें हवा जा सके और जो है अनाज को फ्रेश रख सके, ठीक है। अनाज को फ्रेश रखने के लिए उसमें हवा जा सके। और ये जो है ऊंचाई पे बनाया गया था, कहाँ, तो ऊंचाई पे। पहले क्या है, पहले देखिए, पहले दीवार जोड़कर कैसे ऊंचाई कर दिया गया, उसके बाद उसको बनाया गया ताकि पानी की पहुंच यहाँ तक ना पहुंच सके, पानी यहाँ तक ना पहुंच सके, ठीक है। और इसका ये कहाँ से मिला है, तो अन्नागार जो है कालीबंगा, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तीनों जगह से ये मिला है। और
इसकी खासियत ये है कि तीनों जगह पर मिला है और तीनों की विशेषता एक ही है। जैसे जैसा सिस्टम यहाँ का है, जैसे कि इसमें हवा जाने के लिए जगह हुआ करते थे जिससे हवा जाते थे और उसको अनाज को फ्रेश रख सके, उसी प्रकार से तीनों जगह पे एक ही विशेषता वाले कोठरी मिली है, जिसे क्या कहा गया, उसे अन्नागार कहा गया। अब ईंटे पर देख लेते, तो ईंटे जो है कैसे हुआ करते थे, तो चतुर्भुज हुआ करते थे, चतुर्भुज हुआ करते थे। और ईंटें जो है कच्ची नहीं, पकी हुई ईंट को, जिसका क्या करते थे, तो पकी हुई ईंट का उपयोग करते थे उसे, और पका लेते थे और तब उसका उपयोग करते थे क्या, तो घर बनाने के लिए उसका उपयोग करते थे, कुआं बनाने के लिए। और ये जो कोठरी है, कोठरी भी देख सकते हैं आप किसका बना हुआ है, तो ये ईंटे का ही बना हुआ है। ठीक है, तो ईंटें कैसे हुआ करती थी, तो चतुर्भुज हुआ करती थी। जैसे कि अभी हम लोग ईंटे को देखते हैं तो कैसे चतुर्भुज होती है, उसी प्रकार से होते थे और पकी हुई। और मिस्र जो है, मिस्र से मिस्र में उस समय क्या, तो कच्ची ईंट का उपयोग किया जाता था। कच्ची ईंट को धूप में सुखाकर उसका उपयोग किया जाता था। किसमें, तो धूप में, धूप में सुखाकर उसका उपयोग किया जाता था। लेकिन सिंधु घाटी में यानी हड़प्पा सभ्यता में कैसा उपयोग किया जाता था, तो उसे पहले पका लिया जाता था ईंट को, उसके बाद उसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, ताकि मजबूती बनी रहे। देखिए अब इसका सीमा के बारे में जान लेते हैं, यानी इसका जो क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला था वो जान लेते हैं। ठीक है, इससे पहले आप एक और जान लीजिएगा, जैसे कि अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक जगह है जो कि अभी उसका नाम चेंज हो गया है, उस समय जो है सोर्तघुई नाम का एक जगह, सोर्तघई नाम का एक जगह हुआ करती थी। सोर्तुघई एक जगह है, वहां से क्या मिला है, तो वहां से जो है नहरें मिला है। नहर जैसे कि अभी आपको बताया है कि जैसे क्या, तो घर से पानी नाले में, और नाले से एक सड़क के बाहर एक बड़े नाले में जाता था, उस नाले से कहाँ जाता था, तो उस नाले से नहर में जाता था। तो वही जो नहर है, उस नहर का, वो नहर कहाँ से मिला है, तो सोर्तुगई से मिला है, इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और धौलावीरा, धौलावीरा ये जो गुजरात में है, उससे वहां से जलाशय मिला है। यानी एक ऐसी गड्ढा बना लिया जाता था, एक गड्ढा बना लिया जाता था, और उसमें जो है वर्षे के पानी का एकत्रित करके क्या किया जाता था, उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। यानी सिंचाई के लिए उपयोग किसका किया जाता था, तो वह जल का कैसे, तो पहले उसे इकट्ठा कर लिया जाता था और उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। उससे वही जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से। ठीक है, देखिए तो इसकी जो सीमा है कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तरी सीमा, जैसे कि देखिए क्या, तो उत्तरी सीमा तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, उत्तर दक्षिण, और ये हो गया क्या, तो पूरब, ये हो गया क्या, तो पश्चिम। ठीक है, तो इसका बोल रहा है उत्तरी सीमा, तो उत्तरी सीमा कहाँ से, तो सरायखोला से कहाँ तक, तो गुमला घाटी। तो सरायखोला से कहा, तो गुमला घाटी। उत्तर में कहा, तो सरायखोला से गुमला घाटी। उत्तर में कहा तक, तो गुमला घाटी तक था। और जो ये जो है दक्षिण में कहा तक, तो दक्षिण में क्या, तो दक्षिण में ताप्ती नदी की जो घाटी है वहां तक, मालवन घाटी तक। दक्षिण में कहा, तो मालवन घाटी।
दक्षिण में कहाँ तक, तो मालवन घाटी तक ये जो है इसका एरिया फैला हुआ था। और ये जो है पश्चिम में कहाँ, तो पश्चिम में कहाँ, तो सुतकांडे दौर, कहाँ पे, तो सुतकांडे दौर। और पूरब में कहाँ है, तो पूरब में आलमगीर। देखिए पूरब में कहाँ है, तो पूरब में आलमगीर। और ये जो है कहाँ, तो ये सुतकांडे दौर। ठीक है, इसके एरिया जो है इतने, और इसकी जो एरिया कैसी थी, तो एक त्रिभुजाकार थी। कैसे, तो इसे ऐसे मिलाकर इस तरह से एक त्रिभुज बनाया गया था। कैसे, तो ये जो है त्रिभुजाकार थी। और इसका जो क्षेत्रफल कितना था, तो 12,99 और 600। ठीक है, तो इसकी एरिया स्क्वायर फीट थी। स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो एरिया कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक था, तो उत्तर में जो है सरायखोला और गुलाम घाटी तक था। और ये जो है दक्षिण में मालवन जो है, ये ताप्ती नदी घाटी वहां तक था। ठीक है, और पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर, और पश्चिम में कहाँ तक, तो सुतकांडे डोर तक था। ठीक है, देखिए आगे बातें करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक संगठन का स्वरूप कैसा था। यानी उस समय जो है क्या, तो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, लेकिन उस समय जो शासन का व्यवस्था कैसे था, क्या तो लोगों पे उस समय अधिकार कैसे स्थापित किया जाता था, और लोगों का जो लोग जो है उस समय अपनी राजनीति कैसे करते थे, किस प्रकार से उसकी उस समय की व्यवस्था थी। ठीक है, तो शासन का व्यवस्था दुर्गों द्वारा चलाया जाता है। यानी राजा कौन होते थे, तो राजा जो है दुर्ग होते थे। ये जो है इसे आप कंठस्थ नहीं मान सकते, यानी एग्जैक्ट नहीं मान सकते। ये जो है हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी जो बातें हैं सभी अनुमान पे आधारित है, क्योंकि वहाँ की जो है लिपि है पूरी तरह से नहीं पढ़ी जा चुकी है। क्योंकि वो लिपि कैसी है, तो भाव में लिखा हुआ है, भाव में जैसे चित्र बना गया है, और उस चित्र का जो है भाव क्या बता रहा है उसको समझना है। तो जो बनाएगा बनाएगा और इसके लिए बनाएगा वही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो उस पहले उसे अभी नहीं पढ़ा गया है, तो इसलिए उसकी जो बातें हैं सभी अनुमान पे आधारित है। ठीक है, तो इसे आप क्या, तो ये सभी जो है अनुमान पे आधारित है। ठीक है, तो शासन व्यवस्था दुर्गों द्वारा चलाया जा, किसके द्वारा, तो दुर्गों द्वारा चलाया जाता था। यह क्या है, तो ये छोटा जो एरिया है जो ऊंचाई पे है, पश्चिम का जो एरिया है क्या है, तो ये दुर्ग हुआ करता था जो कि ऊंचाई पे था। और एक इसकी जो घर है, मकान है, वो पकी हुई ईंट का उपयोग किया जाता है इसके मकान बनाने के लिए। क्या, और ये जो है पूरब में जो है एरिया, ये बहुत बड़ा हुआ करता था, और ये नीचे पे था। क्या, तो नीची जगह पे। और इसे क्या कहा गया, पूरब का, तो पूरब के एरिया को सीधे नगर कहा गया, और पश्चिम के एरिया को नगर दुर्ग कहा गया। यानी ये जो है क्या, इसकी जो एरिया बहुत कम है और ये ऊंचाई पे है, इस कारण इसे दुर्ग कहा गया। और यहाँ जो रहते थे वो सभी क्या थे, तो बड़े बड़े थे, जमींदार थे, कुछ बड़े बड़े थे। ठीक है, तो शासन कौन चलाते थे, तो जो दुर्ग में रहते थे वही शासन चलाते थे। और यात्रियों को ठहरने के लिए सराय थी। जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो ठहरने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है। जैसे ग्राम पंचायत में क्या, तो ग्राम पंचायत में जो है पंचायत समिति होती है, उसी में जब आप जाते हैं तो रात्रि में व्यवस्था रहती है उसी में रहने के लिए। और जिला में या फिर हर जगह रहती है क्या, तो यात्रियों के लिए विश्राम की एक व्यवस्था रहती है। उसी प्रकार से उस समय भी यात्रियों के ठहरने के लिए एक जगह थी, उस जगह को क्या, तो सराय बोला जाता था। यानी ठहराव की जो जगह थी उसे सराय बोला जाता था। ठीक है, और जनता से कर के रूप में अनाज लिया जाता था। यानी टैक्स जो अभी ले रहे हैं, सरकार जो ले रहे हैं, उस समय भी टैक्स चलता था, लेकिन टैक्स के रूप में उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय लागू थी, तो इस कारण जो है अनाज को टैक्स के रूप में माना जाता था, और किसान से अनाज टैक्स के रूप में लिया जाता था। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि शासन किसके द्वारा किया जाता था, तो दुर्ग द्वारा। और लेकिन कुछ विद्वान जो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यापारी वर्ग चलाते थे, जो व्यापार करते थे इस एरिया से। यानी राजस्थान का जो एरिया है,
ठीक है। तो ये एरिया से जो रहते थे लोग गुजरात और राजस्थान के, तो वो जो व्यापार करते थे, तो उनके द्वारा ये शासन चलाया जाता था, कुछ लोगों का कहना है, कुछ विद्वानों का। और कुछ विद्वानों का क्या कहना है, तो कुछ विद्वानों का कहना है शासन व्यवस्था तुर्कों द्वारा चलाया जाता था। देखिए क्या, तो अब सामाजिक जीवन वहाँ की जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उसके सामाजिक जीवन कैसा था, वे अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। तो परंपरागत समाज ही सामाजिक जीवन इकाइयाँ थी, यानी परंपरागत। परंपरागत कहने का अर्थ हुआ कि जैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। क्या, तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि राजा का शासन में कैसे हुआ करता था, तो पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या, तो पहले राजा हुआ हुआ उसके बाद इसका पुत्र राजा बनेगा, उसके बाद उसका पुत्र राजा बनेगा। तो इसी प्रकार से जैसे ये लोग अपना शासन चलाते थे, वैसे ही परिवारों में भी क्या होता था, तो संपत्ति का अधिकार भी उसी तरह से हुआ करता था। ठीक है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि किसी का ये संपत्ति है तो उसका जो है अगला वारिस कौन बनेगा, तो उसकी पुत्री नहीं बन सकती, उसका जो पुत्र होगा वही बनेगा, उसके बाद उसका पुत्र। ठीक है। तो उसी प्रकार से हुआ करता था। तो क्या, तो परंपरागत समाज ही सामाजिक इकाइयाँ थी। ठीक है। और परिवार जो है, जिस प्रकार समाज में पहले क्या था, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, उसी प्रकार से वही जो क्या है, तो सामाजिक इकाइयाँ थी। ठीक है। और वहाँ जो है मातृसत्तात्मक थी। जैसे कि अभी आपसे अगर कोई पूछे कि पिताजी का, यानी आपसे पूछे किसके लड़का हो, तो आप जो है इसका तो पिताजी का नाम बताइएगा, माता का नाम नहीं बताइएगा, यानी अपनी मम्मी का नाम नहीं बताइएगा और अपने पिता का नाम बताइएगा। क्यों, क्योंकि अभी जो है पितृसत्तात्मक है, यानी आपका जो है कोई भी संपत्ति है तो उसका अधिकार आपको होगा, आपकी बहन को नहीं। इस प्रकार से समाज, जैसे कि हालांकि कोर्ट जो है इसको नहीं मानती है, लेकिन ये जो है क्या समाज में कैसा यही स्वभाव बना हुआ है, यही जो है समाज में बना हुआ है कि इसका जो है अधिकार किसका, तो पुत्र का ही होगा, यानी लड़का का ही होगा। ठीक है। तो ये पितृसत्तात्मक था। अभी चल रहा है पितृसत्तात्मक, उस समय क्या था, तो मातृसत्तात्मक था यह। ठीक है। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों हुआ करते, जैसे अभी शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, उसी प्रकार से उस समय भी कुछ शाकाहारी होते थे और कुछ मांसाहारी भी होते थे। ठीक है। स्त्रियां जूड़ा बांधती थी। देखिए इंसान जो है कभी भी खाली रहना नहीं पसंद करता है, जैसे हम हो या फिर आप, कोई भी इंसान जो है हमेशा खाली रहना पसंद नहीं करता, वो कोई ना कोई काम करता रहता है। जैसे अगर उसको कोई काम ना हो तो क्या करता है, तो कोई ना कोई काम करता ही रहता है। जैसे कि अगर किसी को काम ना हो तो इधर की इसकी बात उसकी कहना, या फिर कुछ ना कुछ करता रहता है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। या फिर कोई श्रृंगार करे, कोई क्या करे, तो अपना मेकअप करे, किसी न किसी कैसे न कैसे वो व्यस्त रहना पसंद करता है। ठीक है। बिजी रहना पसंद करता है। तो उस समय जो है स्त्रियां क्या करती थी, तो श्रृंगार करती थी, और क्या, तो अपने जो बाल है किसे, तो जूड़ा से बांधती थी। ठीक है। जूड़ा से बांधती थी। ठीक है। और पुरुष के जो बाल लंबे हुआ करता था, पुरुष के बाल और दाढ़ी लंबे हुआ करते थे। और लोग जो है आभूषण श्रृंगार, आभूषण पहनते थे। क्या, तो आभूषण पहनते थे। देखिए ये रहा आभूषण। ठीक है। ये रहा हार, ये रहा पायल, और ये, ठीक है, इस प्रकार से हार पहनते थे, आभूषण पहनते थे, और वे श्रृंगार करते थे। जैसे कि हम अभी पीछे देखे थे क्या मिला था, तो लिपस्टिक मिला था, कंघी मिले थे, दर्पण मिले थे। इस प्रकार से लोग श्रृंगार भी करते थे। और लोग जो है क्या करते थे, तो नृत्य भी करते थे। क्या, जैसे कि नटराज की जो मूर्ति मिली है, शंकर जी के जो नृत्य करने की जो नटराज की मूर्ति है वो भी मिला है। ठीक है। तो वो जो है क्या प्रतीत होता है इससे, तो ये यहाँ के जो लोग हैं नृत्य भी करते थे। ठीक है। और गाने बजाने एवं शिकार के शौकीन थे। क्या थे, तो ये गाना बजाना और शिकार, शिकार करना, आखेट करना उनका क्या था, शौक था उनका। ठीक है। और वहाँ का जो प्रमुख खेल क्या था, तो पासा। जैसे हम लोग अभी लूडो खेलते हैं, लूडो के क्या बोला जाता है, तो लूडो को पासा बोला जाता है। तो हम लोग जो अभी लूडो खेलते हैं, तो उस समय वे लोग भी खेलते थे। ठीक है। और ये जो है लूडो ये रहा, तो उस समय पासा वे लोग भी खेलते थे। ठीक है। देखिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग पलंग एवं चारपाई, इसका भी उपयोग होता था। मिट्टी के बर्तन के लिए, भोजन पकाने के लिए, भोजन खाने के लिए उसका मिट्टी का बर्तन का उपयोग किया जाता था। और जो है उस अभी जो पलंग है उस समय भी प्रचलित था। ठीक है। उस समय जो
देखिए कितने मॉडर्न रहे होंगे। अभी जो पलंग का यूज हम लोग कर रहे हैं, उस समय भी वे लोग भी पलंग का यूज करते होंगे। ठीक है, तो यानी कितना डेवलप रहा होगा कि अभी जो पलंग चल रहा है उस समय भी वो पलंग प्रचलित था। ठीक है, और चारपाइयाँ भी हुई करती थी, यानी ठीक है, ये जो चारपाई है उस समय भी चल रहा था। देखिए, तो सामाजिक जीवन देख लिए। अब धार्मिक जीवन, यानी इंसान जो है धर्म धर्म को नहीं छोड़ता है। ठीक है, धर्म को नहीं छोड़ता है, धर्म को अपने साथ लेकर ही चलता है, चाहे वो किसी भी धर्म को हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब उसकी सामाजिक जीवन देख लिए, तो अब उसके धार्मिक जीवन पे चलते हैं कि वहाँ वे लोग पूजा कौन से भगवान की करते थे, किस प्रकार से उनका रहन सहन था, और किस अनुसार वे लोग उसकी विधि व्यवस्था थी। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा संस्कृति में तथा मिस्र तथा मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर या भवन नहीं मिला। यानी जिस प्रकार से मिस्र और मेसोपोटामिया में जो भवन मिले हैं जो कि ये बता सके कि वहाँ क्या तो मंदिर हुआ करती थी, उस प्रकार से ऐसा कोई भी भवन या फिर कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसे मंदिर का रूप दे सके या फिर जिसे मंदिर का दर्जा मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी भवन नहीं मिला। तो इसलिए ये जो है सभी क्या है तो अनुमान पे है। तो अनुमान है कि यहाँ मातृ देवी की पूजा हुआ करती थी। जैसे कि पीछे आपको बताया कि क्या तो मातृ सत्तात्मक थी, यानी सत्ता पे अधिकार की तो औरतों का था, और उसपे जो है क्या तो अनुमान है कि यहाँ की जो है पूजा क्या होती थी तो मातृ पूजा, यानी स्त्री की पूजा होती थी। किसकी तो स्त्री की पूजा होती थी, स्त्री पूजा होती थी, यानी मातृ पूजा होती थी यहाँ पे। ठीक है, और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा इंगित करता है कि लोग धरती को देवी मानते थे। क्या तो यहाँ रहा, ये जो स्त्री है इसके गर्भ से पौधा निकला हुआ, तो ये प्रतीत होता है कि लोग जो है भूमि से जुड़े हुए थे और भूमि को अपनी माता मानते थे, और भूमि को क्या करते थे तो पूजा करते थे। भूमि को क्या पूजा करते थे, पूजते थे। लोग वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल वृक्ष को अभी भी पूजते हैं लोग। तो वो जो है जैसे कि अभी पूजते हैं, तो ये जो प्रथा है कब से तो सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है, पीपल को यानी पेड़ को पूजने की प्रथा, वृक्ष को पूजने की। तो जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा पर दो जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर पीपल की टहनी मिली है। देखिए क्या तो ये जो है पशु है, तो इसके जो यहाँ जो टहनी है, यानी इसके जो सिंग वो क्या है तो पीपल के वृक्ष की डाली है। ठीक है, उसकी जो टहनी है वही इसके सिंग है। ये प्रतीत करता है कि लोग क्या करते थे तो पीपल के पेड़ को पूजते थे। कुबर वाला बैल विशेष पूजनीय था, और कुबर वाले ये जो बैल है, कुंवर वाली बैल इसको लोग पूजा करते थे, इसे देवता के समान मानते थे, क्योंकि ये जो है इसे शंकर जी का जो है सवारी माना जाता है, नंदी माना जाता है, इसे नंदी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो है उपयोग, इसका क्या करते थे तो लोग पूजते थे। कौन से बैल जिसका कुबर हो, कुबर यानी सांड। ठीक है, सांड बोला जाता, सांड है जिसका जो कुबर ज्यादा रहता है। यहाँ पे देखिए इसका जो कुबर ज्यादा रहता है तो उसे क्या तो उसका उसे पूजा जाता था। ठीक है, और साधारण बैल का उपयोग किस लिए तो जुताई के लिए किया जाता था। नाग पूजा करते थे, नाग सांपों की पूजा करते थे, उस समय भी लोग सांपों की पूजा करते थे। नाग पंचमी आप लोग मनाते हो, यानी गांव में मनाते हैं। ठीक है, पूजा होती है नागों की, यानी सांपों को क्या दूध पिलाया जाता है। ठीक है, और उनकी जो है पूजा की जाती है। तो ये जो प्रथा है ये शुरू से ही चलती आ रही है, जो कि अभी भी दोहराया जा रहा है। अभी भी उससे नागों की पूजा हो रही है। उस समय भी नागों की क्या होती थी तो पूजा होती थी, और लिंग पूजा करते थे लोग। क्या करते थे तो लिंग पूजा करते थे। लिंग पूजा जैसे कि शंकर जी को पूजा करते हैं तो कैसे तो उसका एक शिवलिंग रहता है उनका, और इनका जो है इस शिवलिंग को क्या तो शंकर जी माना जाता है और इसका जो पूजा किया जाता है। ठीक है, और इसे शिव माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। तो इसी प्रकार से उस समय भी लिंग की पूजा की जाती थी। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कालीबंगा और लोथल में तो कालीबंगा और लोथल में वेदी अग्नि पूजा का साक्ष्य है। ईंटे की जो वेदी है क्या है तो अग्नि पूजा का साक्ष्य है। तो ये जो वेदी है
यदि ये जो अग्नि कुंड है ये क्या, तो ये भी मानते हैं कि यहाँ के जो लोग थे अग्नि पूजा भी करते थे। क्या करते थे, तो अग्नि पूजा भी करते थे, और उसके लिए क्या, तो वेदी बनाया जाता था। क्या, तो अग्नि कुंड बनाया जाता था, उसमें हवन किया जाता था और अग्निदेव की पूजा की जाती थी। ठीक है, आगे देखिए। मार्शल के अनुसार शवों को 3 प्रकार से उत्सर्ग किया जाता था। यानी यहाँ पे देखिए, क्या, तो मार्शल जो है एक व्यक्ति है, उनके अनुसार जो है शव यानी लाश को जो है उसको उसका अंतिम संस्कार करने की 3 व्यवस्था प्रचलित थी। कैसी, तो 3 व्यवस्था प्रचलित थी। एक था कि इसको पहले क्या किया जाता था, तो दफनाया जाता था। और दूसरा क्या था, तो दूसरा था कि इसे क्या, तो उसे शव को यानी लाश को छोड़ दिया जाता था, और जो पशु पक्षी उसे खा खा लिया जाते थे, यानी उसे पशु पक्षी खा लेते पूरे। और उसका जो शेष हिस्सा बच जाता था, जो भी हिस्सा बचे, ठीक है, जितना भी बचे उसे क्या किया जाता था, तो उसे उसे दफनाया जाता था, बचे हुए, ठीक है, बचे हुए हिस्से को दफनाया जाता था। क्या, तो लाश को छोड़ दिया जाता था, और पशु पक्षी क्या करते थे, तो उसे खाकर जो छोड़ते थे, जो हिस्सा बचता था उसे दफनाते थे। ठीक है, और तीसरा क्या था, तो तीसरा था कि बोल रहा है कि दाह उसे जलाकर, जैसे अभी जो प्रथा चली है उसे क्या, तो जलाकर उसे जलाकर उसके जो राख बचते थे, उसके जो भस्म बचते थे, उसे क्या करते थे, तो उसे दफनाते थे, राख को, भस्म को दफनाते थे। ठीक है, तो क्या करते थे, तो भस्म को दफनाते थे। तो वहीं देखिए यहाँ पे क्या, तो जो पूरी तरह से उसे क्या करते थे, तो पूरी तरह से उसे दफना दिया जाता था, तो उसे पूर्ण समाधिकरण कहा गया। क्या, तो पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण क्यों कहा गया, तो उसे पूरी तरह से जो है दफना दिया जाता था। और आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण इसलिए कहा गया क्योंकि उसके जो उसे पहले छोड़ दिया जाता था, और उसके जो लाश को क्या करते थे, तो पशु पक्षी उसे खा लिया करते थे, और उसके जो शेष हिस्सा बच जाता था, कुछ जितना भी थोड़ा सा भी अंश बचे, थोड़ा या फिर बड़ा जितना भी अंश बचे, उसे क्या किया जाता था, तो दफना लिया जाता था। तो वो जो अंश बचता था उस अंश को दफनाया जाता था, इसलिए इसे आंशिक आंशिक समाधिकरण कहा गया। और दाह कर्म, दाह यानी उसे क्या करना, तो जला देना, और जलाकर उसके क्या, तो उसके भस्म को एक पोटली में रखकर, उससे उसके भस्म को एक पोटली में रखकर, ये भी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें रखकर उसे क्या कर, उसे दफना दिया जाता था। तो इसलिए इसे दाह कर्म कहा गया। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। देखिए आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि सामाजिक जीवन कैसी थी, धार्मिक जीवन कैसी थी। अब आर्थिक जीवन, यानी वहाँ के जो लोग थे वे अपना जीवन यापन करते थे खेती से। लेकिन ये जो अभी जो है, जैसे कि हम लोग अभी अपना जीवन यापन करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो उस समय जो है जैसे कोई भी चीज़ हमें चाहिए तो उसके लिए क्या है, पैसे चाहिए, पैसे बिना पैसे के कुछ नहीं है। ठीक है, तो पैसे के लिए हम लोग काम करते हैं और पैसे अर्जित करते हैं, और पैसे से अपनी इच्छित वस्तु जो भी हमें चाहिए, जो भी वस्तु को, उसे हम खरीदते हैं। तो उस समय लोग कैसे खरीदते कैसे थे, और उस समय जो है उसके काम का, जैसे कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसका जो परिश्रम होता है तो वो क्या दिया जाता था, तो उस समय जो है वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ठीक है, वस्तु से वस्तु अदला बदली चलती थी। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, तो वस्तु से वस्तु को वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु, जैसे कि अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो उसे, आपको जो वस्तु चाहिए वो वस्तु दे दीजिए, और उसको जो वस्तु चाहिए वो वस्तु दे दीजिए। वस्तुओं का अदला बदला, अदला बदली क्या होता है, तो वही जो है वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। तो वही वही उस समय प्रचलित थी। तो अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, तो कृषि, यानी समृद्धि, जो राज्य का जो समृद्धि था, राज्य का विकास किस पे आधारित था, तो कृषि पे। जब कृषि का लाभ हुआ, कृषि से लाभ हुआ तो क्या हुआ, तो समाज का विकास होगा, यानी राज्य का विकास होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। पूरी तरह से जो है
आश्रित किस पे था, तो कृषि पे। ठीक है, अनाज रखने के लिए एक भंडार था। क्या था, भंडार, एक भंडार था अनाज रखने के लिए। क्या था, कोठरी। ये रहा कोठरी, जैसे कि पीछे देखे हैं। और इसमें क्या, तो हवा जाने के लिए एक जगह हुआ करती थी जिससे अनाज को स्वच्छ रखा जा सके। ठीक है, उसके बाद जो है कपास की भी खेती हुआ करती थी। पीछे देखे कि जब पिछले वाले जो वीडियो थी उसमें देखे हम क्या, तो लोग सूती कपड़ा पहनते थे। सूती कपड़ा, और सूती किसका, तो सूती कपड़ा बनता है कपास का, यानी ये रहा रुई। और इस जो है सूती कपड़ा पहनते थे, गर्म कपड़ा पहनना पसंद करते थे। तो ये जो कपास है, कपास की खेती हुआ करती थी किस लिए, ताकि कपड़ा, उसके कपड़े बुना बुना जा सके और उसका उपयोग पहनने के लिए किया जा सके। और कपड़े जो है हाथों से, सुई से बुना जाता था। किसे, तो सुई से। कपड़ा सुई से बुना जाता था, और इसके तो कपास के, और कपास की खेती हुआ करती थी। ठीक है, अनाज पीसने के लिए चक्की एवं कूटने के लिए ओखली। अनाज पीसने के लिए चक्की हुआ करती थी। देखिए क्या, तो अनाज पीसने पीसने के लिए क्या, तो चक्की हुआ करती थी। इस प्रकार से जो ये चक्की है उसका उपयोग किस लिए किया जाता था, तो अनाज पीसने के लिए किया जाता था इस चक्की को। ठीक है, अभी भी आप लोग देखते होइएगा, या फिर नहीं भी देखते होइएगा, क्योंकि अभी ये जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता था, तो अनाज को पीसने के लिए। और उसे जो कूटने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो कूटने के लिए ओखल का उपयोग, ओखली का उपयोग किया जाता था। तो पीसने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो चक्की का। और इस चक्की को देख लिए, और ओखल का। ओखल इस प्रकार है, इसमें जो है अनाज रख दिया जाता था, और ये जो है इससे उसको कूटा जाता था। ठीक है, अब मेसोपोटामिया में कपास यहीं से जाता था। क्या, तो मेसोपोटामिया में जो है कपास कहाँ से जाता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता से, यहीं से जाता था। ठीक है, हड़प्पा से ही जाता था। कहाँ, तो मेसोपोटामिया में कपास यहीं से जाता था, और यहीं कपास की खेती होती थी। लोथल एवं रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले। धान की भूसी, धान जो है, धान से चावल निकाल लिया जाता है, और उसके जो से अवशेष बच जाते हैं, उसके जो बाद बाकी जो उसके जो अवशेष बच जाते हैं उसे भूसी करते हैं। और उसी वही जो भूसी है कहाँ से मिला है, तो लोथल और रंगपुर से मिला है। ठीक है, लेकिन धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण हुलास से मिला है। कहाँ से मिला है, तो हुलास से। धान की जो भूसी है लोथल और रंगपुर से मिला है, लेकिन जो स्पष्ट हो सके कि यहीं से धान की खेती होती थी, ये स्पष्ट नहीं है कि लोथल से और रंगपुर से धान की खेती होती थी वहाँ, ये स्पष्ट नहीं है। और इसके जो स्पष्ट प्रमाण पूरी तरह से ये यानी प्रमाणित करता है कि इसके जो धान की खेती कहाँ से होती थी, ये कहाँ से मिला है, तो हुल्लास से। यानी धान की खेती कहाँ हुआ करती थी, तो हुल्लास। देखिए, लोथल व रंगपुर में बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले हैं, बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो बाजरे एक अनाज के रूप में, मोटे अनाज के रूप में है। ठीक है, ये रहा बाजरा। बाजरे का उपयोग, यानी बाजरे कहाँ से मिला है, तो लोथल और रंगपुर से बाजरे मिला है। ठीक है, और इसका जो है उपयोग अनाज के रूप में किया जाता है। एक क्या, तो इसकी रोटी भी मिलती है। ठीक है, और ये मोटे अनाज के रूप में माना जाता है, और इसका जो व्यापार इसका किया जाता है। और हड़प्पा में मटर एवं तिल के साक्ष्य मिले हैं। मटर और तिल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो हड़प्पा में। हड़प्पा में जो है ये मटर और तिल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से। ठीक है, देखिए, तो वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था थी, यानी अर्थव्यवस्था किस पे आधारित थी, तो कृषि पे। और कुछ योगदान पशुपालन का भी था। पूरी तरह से कृषि पे आश्रित थी, लेकिन कुछ योगदान जो है पशुपालन का भी था। ठीक है,
तो वहाँ के जो लोग थे क्या पालते थे, तो गाय, बैल, भेड़, सुअर, हाथी, कुत्ता। और कुत्ता का उपयोग किस लिए करते थे, तो शिकार के लिए। ठीक है, शिकार के लिए कि कहाँ से कुत्ता की जो है सूंघने की जो क्षमता है उसकी ज़्यादा रहती है। ठीक है, उसकी सूंघने की क्षमता ज़्यादा रहती है, इस कारण जो है कुत्ता का उपयोग किस लिए करते थे, तो शिकार के लिए करते थे। ठीक है, और गधा, ऊंट और ये जो है बिल्ली, बंदर, खरगोश आदि जो जानवर है उसका भी पालतू, उनको भी पालतू बनाया गया, यानी वो लगभग सभी जानवरों को वो पाल चुके थे। ठीक है, क्या, तो गाय, बैल, भेड़, सुअर, हाथी, कुत्ता, गधा, ऊंट, बिल्ली, बंदर, खरगोश आदि जानवरों को वे पालते थे। ठीक है, और ये जो है गाय और ये जो ऊंट है इसका जो दूध है उसका भी व्यापार करते थे। ठीक है, अब आते हैं उद्योग। उद्योग पे यानी फैक्ट्री, उस प्रकार उस समय फैक्ट्री थी कि नहीं। ठीक है, उस समय फैक्ट्रियाँ नहीं थी। फैक्ट्री के स्थान फैक्ट्री के स्थान पे आदमी काम करते थे, उसी प्रकार से जैसे वो कपड़ा बुनना हो गया, तो अभी जो मशीन बुनता है कपड़ा, उस समय आदमी क्या करते थे, तो सुई से अपने हाथों से कपड़े को बुनते थे। ठीक है, तो चुनहुद्र में हार में पिरोने वाला दानों का क्या, तो कारखाना मिला है। हार में पिरोने वाला दाना, जैसे ये जो है हार है, ये हार है, इस हार में ये जो दाने हैं छोटे छोटे, ये जो नग बोलते हैं, जो दाने हैं, उसको इस हार में बैठाने के लिए जो मशीन होती है, जो उसके लिए जो कारखाना है, वो कारखाना कहाँ से मिला, तो चुनहुद्र से वो कारखाना मिला है। ठीक है, और चुनहुद्र से ये क्या, तो चुनहुद्र से जो है मोती और ये जो शंख है, तो शंख के जो मालाएं जो है ये कहाँ से मिला है, तो चुनहुद्रों से मोती और शंख की जो है कि तो मालाएं, चूड़ियाँ बनाने की जो व्यवस्था वहाँ से मिलती है। ठीक है, ये जो साक्ष्य कहाँ से, तो चुनहुद्रों से मिलता है। और हार में ये जो दाने वाले पिरोने वाले जो दाने का कारखाना कहाँ से मिला, तो चुनहुद्रों से। कुम्हार की मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, तो उद्योग के स्थान पे क्या था, तो शिल्प था, यानी कुम्हार जो है क्या करते थे, तो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, और कपड़ा सुई से बुना जाता था। चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, आभूषण चांदी के बनाए जाते थे। शंख, सीप, हाथी की दांत के उपकरण बनाए जाते थे। देखिए, ये रहा शंख। ये जो सीप है, इससे इसको जब समुद्र से प्राप्त किया जाता है, और इससे जो है जब इसको क्या किया जाता है, तो इसको जब तोड़ा जाता है, तो इससे इससे क्या मिलता है, तो इसमें मोतियां रहती है। ये जो मालाएं हैं, ये जो मोती है यहाँ पे, इस मोती ये मोती किससे, तो ये सीप से मिलती है, सीप से, जो कि क्या, तो समुद्र में मिलती है, और उससे प्राप्त करके इससे मोती, और इसके जो मोती है उसमें पहले छेद किया जाता है, उसके बाद उसको क्या, तो मालाएं के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी कहाँ से मिला है, तो शंख मिला है, सीप, हाथी के दांत, ये जो उपकरण बनाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो इससे क्या, तो ये शिल्प के स्थान पे इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, धातु के चादर। अभी जो टीन है, चादर अभी जो टीन है इस प्रकार से, तो उसका जो धातु को पीट पीट कर उसे चादर की तरह बनाया जाता था, और उसका उपयोग भी उस समय किया जाता था। ठीक है, और बर्तन, बर्तन जैसे कि ये जो देखिए एक कढ़ाई है, तो इस प्रकार से बर्तन। ठीक है, तो बर्तन भी बनाया करते थे, कढ़ाई भी बनाया करते थे, और अनेक प्रकार के बर्तन बनाते थे। ठीक है, यहाँ भी आपको बर्तन मिल सकता है, मिट्टी के बर्तन है ये, तो इस प्रकार से बर्तन भी बनाए जाते थे। ठीक है, और अस्त्र शस्त्र, औजार जो है, औजार भी बनाया करते थे, क्योंकि उस समय जो व्यक्ति क्या करते थे, तो शिकार करना उसे पसंद था। ठीक है, तो शिकार करने के लिए औजार चाहिए, तो औजार भी वे बनाते थे हर एक प्रकार के। जैसे कि ये देखिए, इसकी जो ये क्या, तो ये लंबाई है, और ये क्या, तो ये कुल्हाड़ी टाइप की है, और ये क्या, तो ये लंबे है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक प्रकार के औजार भी बनाते थे। ठीक है, और कढ़ाई, कढ़ाई देख लिए, कढ़ाई भी बनाते थे। देखिए, अब व्यापार कैसे होता था, उस समय जब सब कुछ तो बना लिया,
और बनाकर खुद के लिए तो नहीं रखेगा, सब कुछ खुद खुद के लिए नहीं रखेगा, कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, ताकि क्या तो उससे कुछ इनकम हो सके और उसका उपयोग कुछ और चीज़ प्राप्त करने के लिए कर सके, और ताकि क्या हो सके तो एक ये जो वस्तु है इसका सभी एरिया में ये पहुंच सके और सभी लोग इसका उपयोग कर सके, ताकि इसका जो है ये और भी इसकी जो लोग इससे पहुंच सके और इसका और भी ज़्यादा प्रचलन हो सके। ठीक है, तो व्यापार और वाणिज्य, तो उस समय लोग व्यापार भी करते थे, और व्यापार कहाँ से करते थे, तो व्यापार जो है मेसोपोटामिया के साइड में करते थे। ये जो राजस्थान है, राजस्थान गुजरात, यहाँ जो लोथल है, तो यहाँ से इधर जाते थे समुद्री रास्ते से, और ये जो है हड़प्पा से कहाँ जाते थे, तो हड़प्पा से जमीन के रास्ते से कहाँ जाते थे, तो मेसोपोटामिया, इराक, ईरान, इस तरह इस साइड में जाते थे। और जब समुद्री मार्ग यानी दूर जाने के लिए ज़्यादा क्या, तो अगर दूरी जाने के लिए समुद्र का यानी समुद्री रास्ते का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उसमें थकावट कम होती है और लागत भी बहुत कम होती है। जैसे कि अगर दूरी जाना है तो उसमें अगर सड़क के रास्ते से जाएंगे तो उसमें क्या लगेगा, तो उसमें पहले गाड़ी लगेगी, उस गाड़ी में चलाने वाली की कुछ और खाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं लगेगी, और वो तो लगेगी, ऊपर से जब चलेंगे तो थकावट लगेगी और समय भी बहुत कम लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। और इसमें जो है अगर वही हम समुद्र के रास्ते से जाते हैं तो हमें क्या, तो बैठ कर जाना पड़ता है, जिससे हमें थकावट बहुत कम होती है और बहुत कम समय में हम पहुंच जाते हैं, और समय की क्या है, तो लागत बहुत कम होती है, समय हमारी बचती है। तो इसलिए लोग क्या करते थे, तो दूर व्यापार के लिए समुद्री रास्तों का उपयोग करते थे। ठीक है, तो ये जो है आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों व्यापार था। तो आंतरिक व्यापार किससे, तो आंतरिक व्यापार जो है रास्ते से किया जाता था, स्थलीय मार्ग से, ठीक है, जमीन के रास्ते से, और बाह्य व्यापार किससे, तो समुद्र के रास्ते से। जैसे कि यहाँ हड़प्पा से अगर ईरान जाना हो, हड़प्पा से ईरान जाना हो तो यहाँ जाएगा और यहाँ बेच देगा ईरान में, ठीक है। और अगर इराक जाना है तो ईरान से यहाँ आएगा और यहाँ चला जाएगा। और अगर तो यहाँ से देखे कि अगर दूरी हो जाएगा तो वही यहाँ से लोथल से कहाँ चला जाएगा, लोथल बंदरगाह से कहाँ चला जाएगा, तो यही मेसोपोटामिया में चला जाएगा। ये रहा मेसोपोटामिया, ठीक है। तो बाह्य व्यापार के लिए किसका, तो बाह्य व्यापार के लिए समुद्री मार्ग का उपयोग किया जाता था और आंतरिक व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग का। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो ही व्यापार का मुख्य केंद्र था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है दोनों बड़े नगर थे, और दोनों एक दूसरे की क्या, तो एक दूसरे से मिलते जुलते थे, इसलिए उसे जुड़वा राजधानी भी कहा गया। और इसकी जो दूरी थी कितनी, तो 670 किलोमीटर थी, 670 किलोमीटर थी। और ये जो दोनों नगर है ये व्यापार का मुख्य केंद्र होता था। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो है यहाँ से अनेक यानी दूसरे शहर में जाते थे, वस्तुओं को बेचने के लिए लोग जाते थे, व्यापारी जाते थे। लेकिन ये जो हड़प्पा है और यहाँ जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे वस्तुएं कहाँ से आती थी, तो बालकोट और गणेशपुर से। बालकोट और नागेश्वर है क्या, तो बालकोट और नागेश्वर से, बालकोट और नागेश्वर से वस्तुओं को, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ये जो दोनों है समुद्र के किनारे स्थित है, और समुद्र के किनारे स्थित है तो इसलिए यहाँ पे क्या, तो समुद्र के किनारे है तो यहाँ पे मोती भी होगा, शंख भी होगा, सभी प्रकार के जो है समुद्री जो वस्तुएं है इसे प्राप्त होगा। और उससे जो है ये कहाँ ले जाते थे, तो इसे ये हड़प्पा में ले जाते थे, और हड़प्पा से ये कहाँ जाता था, तो हड़प्पा से ईरान, इराक और मेसोपोटामिया अलग अलग देशों में भेजा जाता था, ठीक है, व्यापार के लिए। और वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। व्यापार कैसा होता था, तो वस्तु से वस्तु लेन देन होता था, ठीक है। तौलने के लिए बाट का उपयोग किया जाता था, बाट बताए पीछे, तो बाट का उपयोग भी तौलने के लिए किया जाता था, ठीक है। बाट और बाट कैसा था, तो बाट जो है दो प्रकार के हुआ करते थे। एक जो है द्विआधारी थी, जिसमें क्या, तो 0 से 9 तक के अंकों को मिलाकर संख्या बनाया जाता था, ठीक है। और दूसरा क्या था, तो दूसरा दशमलव प्रणाली में था।
तो ये जो द्विआधारी है उसका उपयोग वस्तुओं को मापने के लिए, वस्तुओं को तौलने के लिए किया जाता था। लेकिन ये जो ये जो दशमलव है, तो दशमलव वाले बाट का उपयोग आभूषण को तौलने के लिए किया जाता था। जैसे सोने चांदी को, तांबे को तौलने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। ठीक है। और यहाँ के जो लोग हैं सब कुछ से परिचित थे। तांबा तांबा कांसा, मिश्र धातु को बनाने की इनके पास टेक्निक था, टेक्नोलॉजी था इनको, यानी तकनीकी इनको मालूम था कि मिश्र धातु बनाना कैसे है। ठीक है। और तांबा कांसा और चांदी ये जो है तांबा कांसा चांदी सोना सब कुछ के बारे में इनको मालूम था। लेकिन एक जो है लोहा, लोहा के बारे में इनको कुछ पता नहीं था। लोहा के बारे में इनको कुछ पता नहीं था, तो इसलिए इसको आप याद रखिएगा कि इनको जो है लोहा के बारे में कुछ पता नहीं था, इनको लोहा के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है। तो तौलने के लिए बाट हुआ करते थे। बाह्य व्यापार समुद्री मार्ग से होता था और आंतरिक व्यापार किससे होता था, तो स्थलीय मार्ग से। सोना कहाँ से प्राप्त करते थे, तो सोना जो है अफगानिस्तान और कर्नाटक के कोलार से। क्या, तो सोना अफगानिस्तान और कर्नाटक के कोलार से। सीसा और चांदी और सीसा कहाँ से, तो ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा और सिलखरी, सिलखरी एक प्रकार का क्या होता है, तो एक प्रकार का पत्थर होता है जो कि बहुत ही मुलायम होता है। क्या, और हड़प्पा की जो मोहर है, मोहर भी किसका बना हुआ है, तो सिलखरी के पत्थरों का बना हुआ है। और सिलखरी कैसा, तो मुलायम पत्थर होता है। ये कहाँ से मिला, तो बलूचिस्तान और राजस्थान क्षेत्र से तांबा और सिलखरी को लाया जाता था। ठीक है। और ये जो लकड़ी है, लकड़ियाँ कहाँ से लाते थे, तो लकड़ी जो है कश्मीर से लाते थे। लकड़ी कहाँ से लाते थे, तो कश्मीर, कश्मीर से लकड़ी लाते थे। और समुद्री जो वस्तु है कहाँ से लाते थे, तो गुजरात से। समुद्री वस्तु कहाँ से लाते थे, तो गुजरात से। और ये जो लकड़ी कहाँ से, तो कश्मीर से। ठीक है। देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता जो है इस प्रकार से व्यवस्थित था, और वो उसके जो है अभी जो है वो नष्ट हो चुका है। और वहाँ की जो है पूरी तरह से सब कुछ नष्ट हो चुका है। तो उसके नष्ट होने का क्या कारण क्या है, तो वो भी क्या है, तो अनुमान पे ही आधारित है। लोगों का कहना है कि क्या, तो प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो चुका है, और कुछ का कहना है कि बाहरी जो आक्रमण हुआ है, तो उस आक्रमण के कारण वो नष्ट हो गया है। ठीक है। तो कुछ का कहना है कि आपदा के कारण, और कुछ का कहना है कि क्या, तो बाह्य आक्रमण के कारण नष्ट हो चुका है। उस समय जो है सबसे बड़ा नगर कौन हुआ करता था, क्या हुआ करता था, तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो हुआ करता था। लेकिन अब हाल ही की खोज में जो ये पता चला है कि राखी गढ़ी जो है, राखी गढ़ी, देखिए ये रहा राखी गढ़ी, कहाँ, तो राखी गढ़ी हरियाणा में। ये जो बनवाली है ये भी क्या है, तो ये भी हरियाणा में ही है। ठीक है, तो हरियाणा में। ठीक है। तो राखी गढ़ी जो है, राखी गढ़ी हाल ही की खोज में ये पता चला है कि मोहनजोदड़ो से भी एक क्या है, तो बड़ा नगर है। ठीक है। तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा नगर क्या है, तो राखी गढ़ी। अगर आपके ऑप्शन में, आपके एग्जाम में राखी गढ़ी हो तो राखी गढ़ी पे मारना है, और राखी गढ़ी नहीं हो ऑप्शन में, तब किस पे, तो तब मोहनजोदड़ो पे टिक लगाना है। ठीक है। तो आइए इसके जो हड़प्पा नगर के जो पतन है, उसके पतन के कारण, उसके जो डिस्ट्रॉय के उसके जो पतन है उसके कारण जानते हैं। ये भी क्या, तो ये सब कुछ किस पे, तो अनुमान पे आधारित है। क्योंकि यहाँ के जो है
लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, उसकी जो पूरी तरह से कोई भी साक्ष्य नहीं मिल पाया है कि यही बता सके, ठीक है। तो ये सब किस पे, तो अनुमान पे आधारित है। तो कुछ लोगों का कहना है कि बाढ़, देखिए देखिए कि हड़प्पा नगर जो है क्या कहाँ था, तो नदी के किनारे था। नदी के किनारे था, तो बाढ़ आएगा तो नदी के किनारे के एरिया को क्या करता है, पूरी तरह से तबाह कर देता है। आप लोग भी जो भी बाढ़ के किनारे है वो भी जानते हैं कि जो है नदी के किनारे जो भी है वो भी जानते हैं कि ये जो नदी के किनारे जो होते हैं घर, उसको बाढ़ की पानी जब नदी के बाहर हो जाती है तो ये पूरे घर को क्या पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि बाढ़ के कारण ये जो है ये नगर पूरी तरह से नष्ट हो गया, क्योंकि इसके तो ये नदी के किनारे था, ठीक है। और कुछ लोगों का कहना है कि बाह्य आक्रमण, कुछ लोगों का कहना है कि बाह्य आक्रमण, ये जो आर्य आर्य ये जो लोग है, आर्यो लोग, जब ये लोग आए तो इन्होंने आक्रमण किए, कुछ लोगों का कहना है आर्यों ने आक्रमण किए। अब आर्य है कौन, तो आर्य है एक विशेष भाषा बोलने वाले, इनकी जो एक भाषा अलग थी। जैसे कि इन लोगों से पहले जो है क्या, तो प्राचीन में क्या, तो लोगों की कबीला रहा करती थी, यानी कवियों की एक टोली रहा करती थी। जैसे भारत का जो नाम भारत क्यों पड़ा, तो एक कबीला हुआ करते थे, बहुत कबीला हुआ करते थे, जिसमें एक कबीला क्या था, तो ये कबीला था कवियों का एक समूह, जिसमें भरत कबीला। तो इसी भरत कबीला के नाम पे क्या पड़ा, तो भारत का नाम भारत पड़ा। उसी प्रकार से एक विशेष भाषा बोलने वाले लोगों का एक समूह हुआ करता था, उसी को आर्य कहा जाता है। ये लोग सबसे पहले कहाँ आए थे, तो सबसे पहले ये इसी साइड में आए थे, पाकिस्तान साइड में, इसी साइड में आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहाँ आए थे, तो इसी साइड में आए थे, ठीक है, इसी साइड में पूर्वोत्तर, ठीक है, पश्चिमोत्तर साइड में आए थे। ये क्या, तो पश्चिम में आ गया, और ये जो है ऊपर की दिशा में, इसलिए पश्चिमोत्तर, ठीक है। तो किसे, तो पश्चिमोत्तर साइड में यहाँ पे आए थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि बाह्य आक्रमण के कारण जो है हो गया, इसका क्षय हो गया, और कुछ लोगों का कहना है कि बाढ़ के कारण, और कुछ लोगों का कहना है क्या, तो जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हुआ जिस कारण जो है क्या, तो वहाँ की जो लोग लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई, और वहाँ की जो है जीव जंतु सभी पूरी तरह से समाप्त हो गए जलवायु परिवर्तन के कारण। जैसे कि भगवान जो है क्या करते हैं, तो एक अलग सिस्टम बनाए हुए है कि अगर किसको रखना है और किसको कैसे मिटाना है, उसकी एक सिस्टम बनाए हुए है। जैसे कि हम लोगों से पहले यहाँ पे क्या, तो डायनासोर हुआ करते थे, डायनासोर, और उसको हटाने के लिए क्या, तो जलवायु में परिवर्तन कर दिया, और अचानक जो है पूरी जो है डायनासोर प्रजाति क्या, तो समाप्त हो गई। तो इसी प्रकार से कुछ लोगों का कहना है कि क्या, तो जलवायु में परिवर्तन हुई, और वहाँ के जो जितने भी लोग रहते थे सभी क्या हो गए, तो सभी नष्ट हो गए। और कुछ लोगों का कहना है कि क्या हुआ था, तो नदी ने जो है अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया था। नदी क्या कर लिए थे, तो अपना मार्ग परिवर्तन कर लिए थे, जिस कारण जो है उस एरिया में पानी नहीं पहुंच पा रही थी। तो पानी और भोजन के तलाश में लोग क्या है, तो इधर उधर चले गए, ठीक है, इधर उधर उस एरिया को छोड़कर चले गए, और उस एरिया को छोड़कर चले गए, तो क्या हो गया, तो नष्ट हो गए। और कुछ का कहना है कि महामारी, क्या महामारी, जैसे कि हाल ही में कोरोना आया था, तो उसी प्रकार से उस समय क्या, तो कुछ लोगों का कहना है कि महामारी हुई होगी, जिस कारण से जो है लोग क्या हो गए, तो खत्म हो गए होंगे, और वहाँ की जो व्यवस्था है पूरी तरह से नष्ट हो गई, ठीक है। तो पूरी तरह से क्या, तो ये इसके जो पतन के जो कारण है सभी किस पे, तो अनुमान पे आधारित है, एग्जैक्ट नहीं पता है कि इसका एग्जैक्ट कारण क्या है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहाँ के लोग जो है ये उब गए थे उस व्यवस्था से, और इस कारण उसको छोड़कर चले गए। देखिए आगे क्या है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी उस समय जो टेक्नोलॉजी कैसी हुआ करती थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उस समय जो है टेक्नोलॉजी कैसे हुआ करती थी, उस समय लोग क्या क्या वस्तुओं का निर्माण कैसे करते थे। तो पहली क्या है, तो लिपि, लिपि जैसा कि आपको बताया है
कि लिपि जो क्या है, तो लिपि वहाँ की अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि उसमें लिखा क्या है। उसकी लिपि क्या थी, तो भाव के आधार पे, भाव के आधार पे उसकी लिपि। देखिए यहाँ जो है क्या, तो चित्र बनाया गया है कैसा, तो इस प्रकार से और ऐसे इस प्रकार से चित्र बनाया गया है। इस चित्र को कौन समझ सकता है, जो लिखा होगा वही, और जिसके लिए लिखा जाएगा वही समझ सकता है, दूसरा कोई इसे नहीं समझ सकता है, ठीक है। और इसे अभी तक समझ नहीं पढ़ा गया है, इस कारण जो है इसके बारे में पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं पता है किसको, किसी को। तो यहाँ के जो लोगों ने एक भाव, क्या तो भाव चित्र लिपि का निर्माण किया। कौन सी लिपि का, तो भाव चित्र निर्माण, किस पे, तो भाव पे, यानी इमोशन पे आधारित था, ठीक है। और ये जो है यह लिपि पढ़ने में अभी तक क्या, तो सफलता नहीं मिली। और ये जो है इसे इस प्रकार से एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी जो लिपि है उसमें व्याकरण के नियमों का पालन नहीं था। जैसे कि ऐसा किस लिए, क्योंकि अभी हम लोग जो हिंदी का जो व्याकरण पढ़ते हैं या फिर संस्कृत का कहिए, उसमें जो व्याकरण है इसमें वर्णमाला यानी उसमें जो मात्रा जो है, मात्रा उसका एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा मात्रा नहीं होगी। जैसे कि आ की मात्रा ऐसे होता है, और ई की मात्रा ये हो गया हर, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से मात्राएं हैं हिंदी में। तो इसी प्रकार से उस समय मात्रा, इतने मात्रा है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्या तो व्याकरण के नियम का पालन करता है, क्योंकि मात्रा हम उसे फॉलो कर सकते हैं जो क्या, थोड़ा हो, यानी कम हो, इतना हो कि चल सके, उसे हम यूज कर सके। अगर क्या इतना भथेरे डाल देगा तो उसका हम यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि उसका जो लगभग कितने, तो यूँ कहिए सात, हाँ 400 से अधिक उसकी जो मात्रा है, मात्रा है किसकी, 400 से अधिक उसकी मात्रा है, ठीक है। इसलिए उसे एक व्याकरण के पद्धति पे उसे फॉलो नहीं किया गया, और उसे जो है व्याकरण के रूप में नहीं देखा जा सकता। और इसकी जो लिपि है कैसी है, तो भाव के आधार पे, कैसी है, तो भाव पे आधारित है। अगला है धातु कर्म। लोग क्या, तो लोग जो है कच्ची धातु से शुद्ध धातु निकालते थे, शुद्ध तांबा, ठीक है। कच्ची धातु से शुद्ध तांबा निकालने के तकनीक से वे परिचित थे। और वे जो है मिश्र धातु से कांसा बनाने के तकनीक से भी परिचित थे, ठीक है। कांसा बनाना उनको भी आता था। वाहन, मोहनजोदड़ो से जो है बैल के गाड़ी का खिलौना मिला है, बैलगाड़ी का खिलौना मिला है मोहनजोदड़ो से। ये रहा बैलगाड़ी का खिलौना। तो ये जो मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, ये स्पष्ट करता है कि उस समय जो वाहन थे आने जाने के लिए, क्या था, तो आने जाने के लिए वाहनों का उपयोग किया जाता था, बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था, ठीक है। उसके बाद गोदी, तो व्यापार के लिए लोथल में क्या, तो लोथल में गोदी मिला है, जो कि क्या, जिसे बंदरगाह कहते हैं, तो वो क्या था, तो ये लोथल में मिला है। और मोहनजोदड़ो से एक बर्तन मिला है जिसपे क्या, तो नाव का छाप था। एक बर्तन मिला है इस प्रकार से, एक बर्तन, और इस पे क्या, तो इस पे नाव का छाप था। इस प्रकार से क्या, तो वहां से एक मोहनजोदड़ो से क्या मिला, तो एक बर्तन मिला है जिसपे किसका, तो नाव का छाप था, जो कि ये बताता है कि उस समय बंदरगाह भी अवेलेबल थे और व्यापार भी होता था, ठीक है। माप तौल की विज्ञान, तो माप तौल की विज्ञान सबसे बड़ा 1375, कितना, तो 1375 ग्राम का एक, एवं सबसे छोटा 0.87 ग्राम का बांट है। क्या, तो बांट, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता था, तो वस्तुओं को तौलने के लिए इसका उपयोग किया जाता था।
तो सबसे बड़ा कितना, सबसे बड़ा 1375 ग्राम। जैसे कि अभी 1 किलो का कितना, तो 1 किलो का 1000 ग्राम। क्या हो रहा है? देखिए, तो उस क्या था, तो सबसे बड़ा था 1375 ग्राम और सबसे छोटा क्या था, तो 0.87 ग्राम। ठीक है। और एक शेर, शेर उस समय चलता था। जैसे कि हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 250 के क्या कहते हैं, तो एक पाव बोलते हैं। तो उसी प्रकार से शेर भी चलता है। जैसे कि आप बूढ़े लोगों के या फिर पुराने जो लोग हैं, पुराने जमाने के जो लोग हैं, उनसे पूछिएगा शेर क्या होता है, तो आपको स्पष्ट कर देंगे। तो शेर जो है उसी प्रकार से मापने की एक प्रणाली हुआ करती थी। ठीक है, तौलने की एक प्रणाली हुआ करती थी, मापने की। ठीक है, तो शेर, तो 16 छटाक, 16 छटाक बराबर कितना होता था, तो एक शेर होता था। और 1 फुट इक्वल टू कितना होता था, तो 37.6 सेंटीमीटर। ठीक है। और नगर नियोजन, तो नगर नियोजन कैसा, तो सड़क था, और सड़क थे, और वहाँ जो है स्नानागार भी थे और ईंटें भी थे, और उसके जो है यानी नाले भी थे, जल निकास की प्रणाली भी थी। सभी क्या, तो सभी तरह से व्यवस्थित थे, पूरी तरह से क्या, अच्छी तरह से उसे समायोजित किया गया था। और एक चिकित्सा, तो वहाँ की चिकित्सा कैसी थी, तो चिकित्सा मोहनजोदड़ो से शिलाजीत का टुकड़ा मिला है। क्या मिला, तो मोहनजोदड़ो से शिलाजीत का टुकड़ा मिला है। और शिलाजीत जो है क्या, तो एनर्जी लाने का, शरीर में जो है एनर्जी लाने का काम करता है। ठीक है। और एक क्या, तो एक तरह से गर्म पदार्थ है। क्या, तो गर्म पदार्थ है जो कि शरीर में क्या, तो एनर्जी लाता है। तो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है शिलाजीत का टुकड़ा। तो इससे ये पता चलता है कि वे लोग जो है क्या, तो जड़ी बूटी यानी यूँ कहिए कि ये जो है वेद पे आधारित है। ठीक है। तो इस तरह से क्या मिला, तो जड़ी बूटियों का साक्ष्य मिला है, जिससे क्या, तो लोग चिकित्सा का उपयोग करते थे। शिलाजीत मिला है कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। सिंचाई, लोग क्या, तो जलाशय, कुआं, नहर, और नहर से क्या करते थे, सिंचाई करते थे। जलाशय कहाँ से मिला, तो जलाशय धौलावीरा से। और कुआं जो है, सभी जगह कुआं आ गया। तो देखिए, कुआं जो है वहाँ हड़प्पा सभ्यता में लगभग 700 कुआं मिला है। कितना, तो 700 कुआं मिला है। कितना कुआं मिला है, तो 700 कुआं मिला है। ठीक है। और नहरों से भी सिंचाई किया जाता था। अफगानिस्तान के सुरतुघोई से नहर मिला है। नहर कहाँ से मिला है, तो अफगानिस्तान के सुरतुघई से क्या मिला है, तो नहर मिला है। बाट ए रहा। ठीक है, तो आपके जो है पहला चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो गया। और आगे की जो है क्लास है उसमें हम देखेंगे कि इसके जो आगे है, तो मगध का उत्कर्ष, यानी इसके जो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है कैसे, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है जो आए, मौर्य साम्राज्य हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, ये सब जो है कुषाण वंश, ये सब कैसे आए, उन वो जो है अपना शासन कैसे स्थापित किए और किस प्रकार से अपना शासन चलाए भारत पे, तो देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आज का क्लास समाप्त हुआ। और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो भी हमें अच्छा कंटेंट मिल सके वो हम आपको अवेलेबल कर सके और आपको हम दे सके। ठीक है। तो आज मिलते हैं, आज के लिए बाय।